बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र में पिछले वीडियो में आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आदिकालीन साहित्य में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों जैसे कि आदिकालीन साहित्य और पूर्व परंपरा, काव्य प्रतिपादन, क्रमात्मक प्रवृत्तात्मक विकास तथा काव्य के उपनाम लेखन आदि प्रवृत्तियों के बारे में बात की। आज हम कुछ और आदिकालीन प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत प्राकृतिक निरूपण। इस काल के साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण की दोनों पद्धतियों आलंबन व उद्दीपन को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त साहित्य में कहीं पर प्रकृति वर्णनों की परिगणन शैली में भी दृष्टिगोचर होती है। इस साहित्य के प्रणेता ने विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों के साथ मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यंजन किया है। इस साहित्य के प्रकृति निरूपण के उभय रूप आलंबन व उद्दीपन परवर्ती हिंदी साहित्य में देखे जा सकते हैं। इसके महाकाव्यों का वस्तु वर्णन हिंदी के मध्यकालीन परवर्ती साहित्य में अनुकरणीय बना रहा। प्रकृति वर्णन की परिगणन शैली जायसी के पद्मावत अथवा अन्य वर्णक काव्यों में अवलोकनीय है। अगला बिंदु है कलात्मक अभिव्यंजन। इस समय के कवि की प्रतिभा का विस्तार नानाविध विषयों तक था, जिसका उसने कौशल पूर्वक अभिव्यंजन किया है। चाहे वह धर्माश्रयी नाथ सिद्धों का दूरह हठ योगात्मक साहित्य हो, चाहे वह लोकाश्रयी खुसरो की पहेलियां मुकरीमय अनुरंजनात्मक साहित्य हो, चाहे वे वीर रस की ओजस्विनी रचनाएं हो, किंवा ललितांगना के मनोमुग्धकारी लावण्यमय श्रृंगारी वर्णन हो, सर्वत्र उस समय के साहित्यकार ने अपनी परिष्कृत साहित्यिक अभिव्यक्ति का परिचय दिया है। अभिव्यक्ति शैलियां डिंगल व पिंगल। अगले बिंदु के अंतर्गत हम बात करते हैं अभिव्यक्ति शैलियां डिंगल व पिंगल के बारे में। उस युग के साहित्यकार ने तत्कालीन हिंदी भाषा की प्रचलित दोनों शैलियों का अभिव्यक्ति के क्षेत्र में कलात्मक प्रयोग किया है। कतिपय विद्वानों ने डिंगल व पिंगल की दो विभिन्न भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है, जो कि भ्रामक है। ये दोनों संस्कृत की पांचाली तथा गौड़ी आदि रीतियों तथा आर्भटी और सातवती आदि वृत्तियों के समान उस समय की हिंदी भाषा की दो शैलियां मात्र थी। अगला बिंदु है काव्यगत रूप। कथ्य की आदिकालीन साहित्य में काव्य के अनेक रूपों रासोकाव्य, चरित काव्य, मुक्ति काव्य, हठ योगात्मक रचनाओं एवं फुटकर पद आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्ति मिली है। तत्कालीन साहित्य को अपने पूर्ववर्ती व समकालीन संस्कृत व अपभ्रंश साहित्य में प्रज्युमान काव्य रूप एक रिक्त के रूप में प्राप्त हुए, जिनका विकास हिंदी में समुचित दिशा में हुआ। उस समय में हिंदी में गद्य का अतीव विरल रूप था। अगला बिंदु है शिल्प विधान। हिंदी के
आदिकालीन साहित्य का कथ्य जहाँ अपने आप में मनोरथ है, वहाँ उसका शिल्प विधान अतीव आकर्षणमय है। इस साहित्य में शिल्प विधान के अंतर्गत छंद प्रयोग क्षेत्र में तो एक महाक्रांति का सूत्रपात हुआ। इस काल में काल के छंद प्रयोग की सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह रही है कि इनका उपयोग कहीं भी चमत्कार प्रदर्शनार्थ नहीं हुआ, बल्कि इनका सदुपयोग पाठक व श्रोता की बदलती हुई चित्तवृत्ति की अनुरूपता में किया गया है। छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है, उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। इस विषय में निश्चय ही जायसी व तुलसी आदि प्रबंध काव्यकार इस साहित्य के ऋणी है। कथानक और काव्य रूढ़ियों शिल्प विधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनका हम पहले से ही काफी बार बात कर चुके हैं। इनका प्रयोग काव्य की एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक है। महाकवि तुलसीदास द्वारा अपनाई गई संवाद शैली इसका एक सुंदर उदाहरण है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी का आदिकालीन साहित्य कथ्य और अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न बन पड़ा। इसमें एक और जहां नाना संप्रदायगत धर्म व वैराग्य का विवेचन हुआ, वहीं दूसरी ओर इसरो श्रृंगार रस की अजस्र धारा, अदम्य वेगमयी वीर रस की जीवंत धारा से समवेत होती दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ इसमें जनमानस की आवश्यकता के पूर्तिकारक लोकानुरंजनकारी साहित्य का प्रणय हुआ है। राज्याश्रय, लोकाश्रय तथा धर्माश्रय में प्रणीत आदिकालीन साहित्य ने आगामी हिंदी साहित्य के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी है।